Welcome to our channel, Self Study 2.2. Uh, Today we're going to talk our next series of part Federalism, Unique State of Delhi. दिल्ली में जो फेडरलिज्म का जो पॉइंट निकल के आया है बाहर इन दिनों, वो क्या है, न्यूज में कैसे आया और ये वो यूनिक पार्ट कैसे है, हमारे जो फेडरलिज्म है उसका एक यूनिक पार्ट कैसे है, ये हम इसमें देखेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या मुद्दा है और क्या इसके इम्प्लीकेशन है। ये सभी बातें हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्हाई इन द न्यूज, ये न्यूज में क्यों है आखिर। इन द रिसेंट टाइम tussle is going on the between the UT and the center on due to the overlapping of the functions affecting routine administrative work in the UT। देखो, जैसे कि यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। तो दिल्ली में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं यानी सिविल सर्वेंट होते हैं, उनकी जो ट्रांसफर हो जाती है, तो वो ट्रांसफर एलजी द्वारा की जाती है। वो एलजी द्वारा ट्रांसफर की जाती है। इसी बात के ऊपर अगर एलजी ट्रांसफर करेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यानी चुनी हुई जो सरकार है दिल्ली की, वो क्या करेगी, इसके ऊपर ये दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी, इनके बीच में क्या हुआ, टकरा। हालांकि एलजी क्या होता है, एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ही यानी प्रेसिडेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक चुना हुआ बंदा होता है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमें सिंपल यहाँ पे एक बात देखने को मिल रही है कि फेडरलिज्म, एक जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर फेडरलिज्म और उसमें क्या है, फेडरलिज्म कैसे यानी कि दिल्ली को कैसे यूनिक स्टेटस मिल गया है फेडरलिज्म का, इसको थोड़ा सा ध्यान में लेते हैं। देखो, क्या है कि हमारा जो देश का फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म उसे बोलते हैं, जैसे कि अगर हम अमेरिका यूएसए की बात करें तो हमें वहां पे देखने को मिलता है, वहां पे फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वर्क करती है पूरे देश के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम समझे कि हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है, कि देखो, अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं, देखो, जैसे कि हमारा भारत है, जैसे कि हमारा भारत है और हमारे भारत का नक्शा है। तो इसमें क्या है, छोटी छोटी चीज, जैसे यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे बिहार है, यूपी है। ऐसे छोटे छोटे जो स्टेट है, वो स्टेट स्टेट अपना जो खुद का, यानी हर एक स्टेट अपना जो खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है, खुद की जो शासन है, खुद का जो शासन है वो खुद ही चलाता है, खुद ही चलाएंगे। और इन सभी स्टेट के ऊपर एक सेंटर गवर्नमेंट क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, इनके ऊपर शासन चलाएगा। तो इस ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी स्टेट स्टेट के अंदर खुद का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है और सबके ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। इसे ही क्या बोलते हैं हम, इसे फेडरलिज्म कहा जाता है। तो अ, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हमें दिल्ली का जो यूनिक फेडरलिज्म दिखाई दे रहा है इसमें है। हालांकि ये न्यूज में क्यों आया है इन दिनों, ये भी थोड़ी चर्चा वाली बात है। तो देखते हैं कि क्या है, कि in the Supreme Court, one case is going on the tussle between the Delhi government and the central over the administrative control for posting the transfer of the civil servant belonging to the All India Civil Services in Delhi। अभी क्या हुआ है कि दिल्ली में जो सिविल सर्विसेज की पोस्टिंग है, यानी कि अगर सिविल सर्विसेज को अगर कहीं पे पोस्ट करना है, कहीं पे बिठाना है, तो इस बात के ऊपर ये जो डिसीजन है वो कौन लेगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट लेगा, यानी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार लेगी, या अपने एलजी साहब लेंगे। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में क्या गया है, यह मसला गया है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटेड दैट द यूनियन टेरिटरी इज नथिंग बट अ एक्सटेंशन ऑफ द इन यूनियन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड इसके ऊपर क्लियर कर दिया है कि जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी क्या करेगी, यूनियन टेरिटरी क्या है, जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है,
वो नथिंग बट, वो एक प्रकार से क्या है, एक्सटेंशन ऑफ यूनियन का ही एक्सटेंशन है। तो अभी इसी के ऊपर तो दिल्ली भी, इसी तरह से दिल्ली भी क्या हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंदर हुई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक्सटेंशन हुई। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है दिल्ली का, अगर इसको देखने जाए तो क्या दिखाई देता है हमें। अगर अभी का स्टेटस देखे दिल्ली गवर्नमेंट का, देखो दिल्ली को जो ये स्टेटस मिला है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो दिल्ली को, दिल्ली के जो, ये दिल्ली तो पहले से ही है, जैसे कि दिल्ली का एक ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस भी रहा है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रहा है। जैसे दिल्ली हमेशा ही कैपिटल रही है, तो इसी वजह से दिल्ली भी खास हो जाती है। जैसे, जैसे अगर हम देखें, जैसे अगर हम देखें, एक मिनट, जैसे अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई देता है कि जब हमारा भारत, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा लगा चालू हो गया, तो दिल्ली क्या थी, दिल्ली जो हमने ए बी सी एंड डी, जो इस प्रकार से हमने जो स्टेट की फॉर्मेशन की थी, हमारे इसमें जो एबीसीडी स्टेट की फॉर्मेशन की थी, उसमें जो सी वाले स्टेट थे, सी वाले जो स्टेट थे उसमें दिल्ली भी एक स्टेट, स्टेट तो नहीं बोल सकते उसको, बट उस स्टेट के जो डिविडेशन किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो डिवाइडेशन किया था स्टेट का एबीसीडी फॉर्म में, तो सी में क्या आता था, दिल्ली सी में आता था। उसके बाद जब 1951 आया, तो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर भी वहां पे बनाया गया। तो अगर हमें पूछे कि दिल्ली में इलेक्टेड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन कब किया गया, तो हमें पता होना चाहिए कि वो 1951 में किया गया, ना कि 1991 में। तो ये बात हो गई। फिर दिल्ली को 1956 में यूटी का दर्जा दिया गया, यानी कि उसको यूटी बनाया गया। फिर 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट इन दिल्ली, दिल्ली को कुछ हद तक एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी सौंपे गए, कुछ हद तक एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी उसको प्रोवाइड किए गए। 1960 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1991 में आया, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट 1991 से दिल्ली को क्या किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के दिल्ली को एक नेशनल कैपिटल, एक यूटी यानी एक स्पेसिफिक टेरिटरी का दर्जा दिया गया। उसमें और इस एक्ट में 1921 में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। और ये अमेंडमेंट क्या थी, अगर ये अमेंडमेंट हम देखने जाए कि आखिर में ये अमेंडमेंट थी क्या, जो यहाँ पे हमें दिखाई गई है 1921 की अमेंडमेंट आखिर थी क्या, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, देखो जैसे कि, जैसे कि हमें पता ही है कि 1969 अमेंडमेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1991 को नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली स्पेशल स्टेटस दिल्ली को दिया गया इससे 1991 से 69 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से। बट, और स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि दिल्ली में जो, दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जिसमें एमएलए एमएलए दिल्ली में चुनकर आएंगे, इलेक्टेड होके आएंगे, और वो अपना गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाएंगे। गवर्नमेंट बनाने के बाद क्या करेंगे, वो दिल्ली के लिए लेजिस्लेटिव वर्क करेंगे, वहां पे उतनी पावर उनको रहेगी। तो इसी तरह से वहां पे लेजिस्लेटिव यानी कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो वहां पे दिल्ली को ये स्पेशल स्टेटस दिया गया, जो हमें दूसरी यूटी को नहीं देखने को मिलता। जैसे कि हमारे देश में अभी तो देखो यूटीज है, अभी स्पेशल स्टेटस कौन से यूटी को है, जैसे पौंडीचेरी को है,
पौंडीचेरी को भी स्पेशल स्टेटस है। सेकंड में अगर हम देखें तो दिल्ली एक है उसमें से, दिल्ली भी एक है। और अभी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर, इन तीन यूटीज को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो अभी अभी अगर हम आगे बढ़े तो क्या दिखाई देता है कि जब 1991 में 69वें अमेंड 69th अमेंडमेंट करके जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए, जैसे 239, ये जो आर्टिकल है ये किसके लिए था? पौंडीचेरी के लिए इसको लाया गया था। तो जो न्यू स्टेटस है, इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल इन 239 AA and 239 AB आफ्टर द आर्टिकल 239 A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 239 A के बाद आर्टिकल 239 239, सॉरी ये पौंडीचेरी के लिए था। ये आर्टिकल जो 239 ए है पौंडीचेरी के लिए था, और ये 239 ए ये दिल्ली के लिए डाला गया। और ये 239 ए बी, ये अगर दिल्ली में अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगाना है तो उसके लिए ये आर्टिकल इसमें डाला गया था। देखो अभी क्या है कि दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, shall have power to enumerate anything in the state list। देखो हमको पता है कि हमारी जो सेवंथ शेड्यूल है, उसमें तीन लिस्ट दी गई है। जैसे सेंटर सेंटर के लिए सेंटर लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट भी हम उसको बोल सकते हैं, यूनियन लिस्ट है। स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट है, कि अगर स्टेट को किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाना है तो वो किस सब्जेक्ट पर लॉ बनाएगा जो स्टेट लिस्ट में दी गई है। और एक कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट यानी जिस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है और जिस पर सेंटर भी लॉ बना सकता है, यानी दोनों को भी राइट है, दोनों भी अपने लॉ बना सकते हैं इनमें। तो इसी तरह इसी तरह हमें क्या दिखाई देता है कि स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। इस स्पेशल स्टेटस से दिल्ली को भी ये राइट मिल गए कि दिल्ली क्या कर सकती है, दिल्ली की गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पर और कंकरेंट लिस्ट पर क्या एक्ट बना सकते हैं। तो ये भी उनको मिल गया है। सिर्फ कुछ मैटर जो है उसमें से छोड़ दिए गए, जैसे जो एंट्रीज है, एंट्रीज यानी जो स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में ये एंट्रीज है 1 to 18, ऐसी जो एंट्रीज है, इन एंट्रीज को इन पर नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें दिखाई देता है कि प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर and his minister on any matter, the lieutenant governor shall refer to the president for decision and act according to decision given therein by the president। now अगर देखो तो अभी क्या हो गया, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल इनके अगर मतभेद हो गए, यानी कि इनमें अगर इनके ओपिनियन में अगर डिफरेंसेस आ गए, तो क्या होगा, वो मैटर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रिफर करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो भी अपना निर्णय देगा वो क्या होगा, वही लागू होगा, वही फाइनल होगा। ये बात यहाँ पे देखो। और एक है कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, यानी दिल्ली के जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, उनके पास ना तो पब्लिक ऑर्डर रहेगा, ना पुलिस रहेगी, ना ही लैंड की संबंधित कोई, ये तीनों जो सब्जेक्ट है, पुलिस, क्योंकि बाकी स्टेट में अगर आप देखोगे लैंड पुलिस के पास, उस स्टेट के पास ही रहता है, पुलिस भी उस स्टेट की रहती है। और पब्लिक ऑर्डर यानी कुछ अगर न्यूसेंस होता है वहां पे तो उसको बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर, यानी नियंत्रण रखना वहां पे, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना। तो पब्लिक ऑर्डर यानी गवर्नमेंट का ऑर्डर, ऐसा नहीं कि पब्लिक खुद ही ऑर्डर रखती है, वैसा नहीं। तो गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो वहां पे कायम रहे, ऐसा। तो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस और लैंड, ये तीनों सब्जेक्ट किसके पास रहेंगे? ये तीनों सब्जेक्ट दिल्ली के सर दिल्ली के जो मिनिस्टर ऑफ, यानी इलेक्टेड जो मेंबर है, यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, उनका ये तीनों सब्जेक्ट पर कोई राइट नहीं रहेगा।
यानी ये जो सब्जेक्ट है इनडायरेक्टली कौन रूल करेगा यानी एडमिनिस्टर करेंगे करेंगे यूनियन गवर्नमेंट। तो ये इन पर डोमिनेशन जो रहेगा वो यूनियन गवर्नमेंट का रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट यानी GNCTD अमेंडमेंट एक्ट है, वो अमेंडमेंट हो गए 1991 के एक्ट में, और ये 2021 में ये एक्ट लाया गया। इसमें क्या क्या कहा गया कि जो गवर्नमेंट जो वर्ड्स लॉ में यूज किया जाता है, इसका मतलब होगा कि वहां की द टर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई भी गवर्नमेंट वर्ड यूज किया है तो वो उसका मतलब होगा शाल मीन एलजी, कि वो एलजी के लिए प्रेस्क्राइब है। एलजी's opinion shall be obtained before government take any executive action based on decision taken by the cabinet or the any individual minister। अगर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने, दिल्ली कैबिनेट ने अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई लिया है, तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलजी का ओपिनियन लेना पड़ेगा। ऐसा इस एक्ट में बोला गया है। तो इससे क्या होता है, the DLG will not assent to pass on to the president for consideration any bill which incidentally cover any of the matter which fall outside the purview of the power conferred on the legislative assembly। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर कोई पावर है, उनके पावर के अगर बाहर कोई मैटर है, तो वो क्या नहीं किया जाएगा, वो एलजी एलजी प्रेसिडेंट को प्रिफर नहीं करेगा रियल प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। तो ये था इशू। अभी देखो अभी क्या है, अगर हम अभी के इशू देखें, ये तो न्यूज हो गई, न्यूज में इतना सब चल रहा है, प्रेजेंट स्टेटस भी दिल्ली का हमने देख लिया, कुछ आर्टिकल है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन अभी जो देखो इशू विद द करंट सेटअप अभी क्या है, अगेंस्ट द प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का जो प्रिविलेज है, जैसे कि फ्रेमिंग द रूल्स टू कंडक्ट इस प्रोसीडिंग is thus a part of the privilege each house of the legislature enjoy। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो लेजिस्लेचर को जो प्रिविलेज मिलते हैं कि वो एक्ट बनाए, गवर्नमेंट एक्ट बनाए, लॉज बनाए, उसके अगेंस्ट है ये। तो ये एक इशू आ गया है वहां पे। नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ एलजी, एलजी के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर एलजी ही गवर्नमेंट है, एलजी अगर गवर्नमेंट है, तो एलजी के ऊपर किसी का भी क्या है, एलजी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होंगी। तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन है। ये सिंपली क्या कह सकते हैं हम कि बेसिक स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है। अंडरमाइनिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अभी देखो, अगर दिल्ली की जनता ने अगर दिल्ली की जनता ने गवर्नमेंट अपना चुनी है, अपनी गवर्नमेंट चुनी है, तो उस गवर्नमेंट को राइट होनी चाहिए कि वो दिल्ली के लोगों के लिए कुछ करे, कुछ एक्ट बनाए। अगर वो एलजी के हिसाब से बनाएंगे, तो हो सकता है शायद अगली बार वो चुन के भी ना आए। तो ये क्या हो रहा है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको क्या किया जा रहा है, अंडरमाइनिंग किया जा रहा है। ये एक बात हो जाती है। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ पावर मींस जो ये जो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है, GNCTD एक्ट 2021, ये क्या कर रहा है, बहुत गवर्नमेंट यानी एलजी, गवर्नमेंट यानी एलजी बता रहा है। तो अगर गवर्नमेंट यानी एलजी एलजी हो गया, तो भाई सभी पावर तो एलजी के पास ही आ गई। तो ये क्या कर रहा है कि दिल्ली के जो चुने हुए इलेक्टेड मेंबर है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है दिल्ली का, उनके पावर क्या कर रहा है, ये लिमिटेड कर रहा है, और एलजी के पावर क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। एलजी के पास क्या हो गई अभी, कॉन्सेंट्रेशन पावर हो गई। कंसंट्रेशन यानी उसके पास ही सभी पावर उसके पास ही इनडायरेक्टली चली गई। तो अभी देखो एक इशू क्या क्रिएट हो जाता है, देखो 239B के तहत, यानी प्रोवाइड द प्रेसिडेंट रूल फॉर द दिल्ली। अगर दिल्ली में कोई भी काम, अगर दिल्ली का शासन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 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 गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं चल रहा है,
तो एलजी क्या कर सकता है? एलजी को राइट है आर्टिकल 239 बी ए बी के अंतर ए बी के अंतर्गत एलजी को राइट है कि एलजी क्या कर सकता है? एलजी प्रेसिडेंट को प्रेस्क्राइब कर सकता है कि आप क्या लगाइए, प्रेसिडेंशियल रूल लगाइए, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाइए। बट अगर गवर्नमेंट ही, अभी देखो यहाँ पे सुनो अच्छे से, ये कौन कर रहा है? एलजी कर रहा है। अगर एलजी ही गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का ही रूल अच्छे से नहीं चल रहा है और एलजी ही प्रेसिडेंट को बोल रहा है कि गवर्नमेंट का अच्छे से रूल नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ पे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ऐसे एक अ, अलग सा ही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बन रहा है, जो यहाँ लॉ में डिफेक्ट हमको दिखता है। अगेंस्ट कोऑपरेशन फेडरलिज्म, देखो कैसे कोऑपरेशन फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हमारे देश में जो 28 स्टेट है और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका क्या है, फेडरलिज्म यानी कोऑपरेशन पे चलेंगी। स्टेट अपना स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंस लिस्ट में जो भी है उन पर शासन करेंगे, उन पर लॉज बनाएंगे, और सेंट्रल लिस्ट पर यानी यूनियन लिस्ट में जो भी है उन पर लॉज बनाएंगे। ये हो गई फेडरलिज्म की सीधी सादी डेफिनेशन। बट देखो अभी क्या हो गया, ये जो दिल्ली वाला मैटर है, ये कैसा है? अगेंस्ट को फेडरलिज्म है, यानी कॉपरेशन ऑफ फेडरलिज्म जो होना चाहिए उसके क्या है, पूरा ही अगेंस्ट है। The act not only neglects cooperation federalism but also upturns the fundamental principle laid down by the Supreme Court in Government of NCT Delhi वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। जो 2000 केस सुप्रीम कोर्ट कोर्ट इन गवर्नमेंट ऑफ एनजीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो हुआ 2018 में, उसके भी खिलाफ है। ये क्या है? ये उसके भी उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल के भी खिलाफ है, जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। कंट्रोल ओवर द सर्विस डिपार्टमेंट, अभी देखो क्या हो गया है कि एलजी ही क्या करेंगे, एलजी ही जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको कंट्रोल करेंगे। यानी कि देखो बात तो वही हो गई कि दिल्ली सरकार, इस एक्ट की वजह से दिल्ली सरकार की जो पावर है वो पूरी तरह से क्या हो गई, कंसंट्रेटेड हो गई। ऐसा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। देखो अगर थोड़ा सा देखे कि 2018 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018, ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। द एलजी वुड बी बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मैटर्स दैट वेयर नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द एलजी। सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए डिसीजन है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यानी कि एलजी जो रहेगा एड एंड एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वर्क करेगा। जो भी वर्क डायरेक्टली अंडर आते हैं, यानी जो डायरेक्टली अंडर नहीं आते हैं एलजी के, जैसे कि हमारा पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक ऑर्डर, लैंड हो गया, पुलिस हो गया, तो पुलिस हो गया, तो इन इन तीनों सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी इस पर एलजी को किसकी राय पर चलना पड़ेगा, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की। जो भी वो एडवाइस एंड एड एंड एडवाइस देंगे उसको, उस पर ही चलना पड़ेगा। बेरिंग पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, द एलजी कंकरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन अदर इश्यूज। देखो अभी क्या है, पब्लिक ऑर्डर हो या पुलिस हो, पब्लिक ऑर्डर हो या लैंड हो, इस पर एलजी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। हाउएवर द डिसीजन ऑफ द Council of Minister will have to be communicated to the ELG, और जो भी निर्णय होगा वो क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, एलजी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद ही लॉ बनाएंगे। ऐसा 2019 में क्या आया, जब जीएनसीटीडी वर्सेस यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली वर्सेस Union of India case 2019, the two-judge bench of the Supreme Court had delivered a split verdict, यानी दोन जज की बेंच थी, उन्होंने अलग अलग स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, यानी अलग सा बयान दिया ऑन द
question of the power GNCTD and center over the services and refer द मैटर टू द थ्री जज बेंच। उन्होंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया, खुद ही बढ़ गए, तो उन्होंने क्या किया, तीन जज की जो बेंच थी उनके पास उसको रिफर कर दिया। ये हो गया था उस वक्त का स्टेटस। अभी क्या है देखो, अगर हम भारत में देखें तो 28 हमारे पास स्टेट है, 28 स्टेट है फिलहाल, और 7 क्या है, यूटीज है। लेकिन इन यूटीज में भी जो पौंडीचेरी है, जो पौंडीचेरी है और हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली है, और अभी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, इनको क्या है, एक अलग से स्टेटस दिया गया है। जैसे इनकी खुद की, बाकी यूटी में तो ऐसा नहीं होगा, बट इन यूटीज में इनको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है। जैसे कि इन इनके यहाँ पे स्टेट असेंबली होंगी, स्टेट असेंबली होंगी, मिनिस्टर होंगे, इलेक्शन होंगे, ये पावर है इनके पास। दिल्ली में भी वैसा, आणि पौंडीचेरी में, जम्मू एंड कश्मीर में भी वैसा। इन तीनों लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, पुलिस, तीन ये जो तीन सब्जेक्ट है, इनके ऊपर ही यूनियन सरकार क्या करेगी, ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे ये तीनों सब्जेक्ट। तो ये, तो अभी हमें देखना क्या है कि जो पौंडीचेरी है और जो दिल्ली है, अभी तो जम्मू कश्मीर का यहाँ पे नहीं लेंगे हम, बट जो पौंडीचेरी है और दिल्ली है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन दी पौंडीचेरी एंड दिल्ली ऑन द पावर ऑफ द, ऑन द पावर ऑफ द एलजी, यानी कि दोनों जगह पर एलजी है। डिफरेंस बिटवीन द एलजी पावर इन दी दिल्ली एंड पौंडीचेरी, द एलजी ऑफ द दिल्ली enjoy greater power than the LG of the पौंडीचेरी। जो हमारे दिल्ली के जो एलजी है, वो पौंडीचेरी के एलजी से ज्यादा पावर उनके पास है। जैसे कि the LG of the Delhi has executive function that allow him to exercise his power in the matter of connected to the public order, police and land in consultation with the chief minister, if it is so provided under any order issued by the president under article 239 of the constitution। सिंपल सी बात है कि दिल्ली दिल्ली के जो एलजी है, उनको एग्जीक्यूटिव फंक्शन में ज्यादा पावर दिए गए, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो, पुलिस हो, लैंड हो। अगर इनसे इनसे संबंधित कोई मसला है, तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन करके वो निर्णय ले सकते हैं। हालांकि ये सच है कि यूनियन गवर्नमेंट ही उस पर वर्क करती है। अगर प्रेसिडेंट ने कोई इशू 239 के तहत प्रोवाइड किया है, तो उस पर भी एलजी क्या कर सकता है, अपना उस पर उस पर वो वर्क कर सकता है। एलजी ऑफ द दिल्ली इज ऑल्सो गाइडेड बाय द GNCTD Amendment Act 2021 and the transaction of the business of the government of a national capital territory of the Delhi Rules 1993. The LG of the Pondicherry is guided mostly by the government of a union territory Act 1963। नाउ जो रूल्स है 1993 के, जो रूल्स है कैपिटल नेशनल कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स, उनके हिसाब से एलजी वर्क करेगा, और 1960 के हिसाब से पौंडीचेरी के एलजी वर्क करेंगे। आर्टिकल 239 एंड 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द एनजीसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021, अगर इनको देखा जाए, clearly underline that Delhi is a UT where the center has a much more prominent role than in Pondicherry। अगर आर्टिकल 239 एंड आर्टिकल 239 AA जो दिल्ली के लिए बनाया गया है, अगर इनको ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है हमें, हमें ये समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ द पावर पौंडीचेरी के एलजी के से ज्यादा दिल्ली के एलजी के पास कंसंट्रेशन हुई है पावर की। ये बात हमें इसमें समझ में आती है। अभी वे फॉरवर्ड में क्या देखना है हमें, ये ध्यान में रखना है कोलेबोरेशन स्ट्रक्चर, जो कोलेबोरेशन, अगर क्या
इस मसले पर क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। देखो, दिल्ली सरकार एक तो अच्छा हो कि दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी मिल बांट कर कोलैबोरेशन करके अच्छे से सिस्टम चलाए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाए। द एपेक्स कोड हैड राइटली concluded that the scheme set out in the constitution and the government of the National Capital Territory of Delhi Act 1991 envisages a collaborative structure that can be work only through the constitutional trust। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट के ऊपर ही इनको क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। एडोप्टिंग फाइनल मिक्स बैलेंस, अगर एडोप्टिंग फाइन मिक्स बैलेंस मीन्स कि considering a special status of the Delhi and fundamental concern as the Delhi being the national capital। तो जो भी एक बैलेंसिंग अप्रोच दिल्ली गवर्नमेंट एंड एलजी के बीच क्या होनी चाहिए, बैलेंसिंग अप्रोच, एक बैलेंसिंग स्टेटस दिल्ली और दिल्ली एंड फंडामेंटल कंसर्न दिल्ली बीइंग द नेशनल कैपिटल, एक बैलेंसिंग अप्रोच होना चाहिए गवर्नमेंट और दिल्ली एलजी के बीच। रिड्यूसिंग पॉलिटिसाइजेशन, जो दिल्ली का पॉलिटिसाइजेशन होता है, यानी कि जो पॉलिटिक्स दिल्ली के इसमें आती है, नॉट पॉलिटिसाइजिंग इशू एज अ स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज एज इट इज अल्टीमेटली एन अटैक ऑन द आइडियाज ऑफ रिप्रेजेंटेशन गवर्नेंस। देखो क्या है कि दिल्ली में जो है अलग सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और यूनियन में जो है वो बीजेपी की सरकार है। अभी क्या होता है कि दो डिफरेंस, ए आम आदमी पार्टी, एपी आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों का जो है अभी स्टेट में तो ये है, दिल्ली में तो इनकी सरकार है आम आदमी पार्टी और सेंटर में बीजेपी की। तो इससे क्या हो जाता है, इससे टू पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनमें स्ट्रगल हो जाता है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स बहुत चलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नेंस का वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जो आइडिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट की वो एग्जीक्यूट नहीं होती अच्छे से। क्लियर इंटरप्रिटेशन, अभी देखो जो पावर है, किसकी पावर कैसे रहेंगी इसका भी क्लियर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग लॉ है इनके भी क्लियर इंटरप्रिटेशन होने चाहिए। लार्जर इंटरेस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वुड सफिस सफिस एज बीन इस्टेब्लिश, ये सब होना चाहिए। तो आपको ये सभी इशू समझ में आया होगा दिल्ली से रिलेटेड। तो दिल्ली से रिलेटेड हमने सभी इशू को अभी पूरा ही समझ लिया है। आप शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ और एक बार पढ़ लीजिए, कुछ समझ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।